वहाँ पर भी केसेस जो हैं उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ती चली गई है, अमवात की तादाद बढ़ती चली गई है और 50-50 हज़ार से ज़्यादा केस एक एक दिन के अंदर इस वक्त भारत में नज़र आ रहे हैं और 750, 800, 850, कल तो 900 से ज़्यादा अमवात हुई एक ही दिन के अंदर भारत के अंदर। तो हमारे इस खित्ते के अंदर भी अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है और मैं ख़ास तौर पर दोबारा मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान की अवाम को और तमाम वो सेहत का अमला जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको और पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और जो इंतज़ामिया का सारा अमला जो है उसको भी मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। बेतहाशा उन्होंने मेहनत की है और ये पूरा एक निज़ाम जो बनाया गया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सिस्टम आया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम आया, एक मरबूत लाए हमली जो हमने अडॉप्ट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मुख्तलिफ आप इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, बैनुल अक़वामी जरीदे, वहाँ पर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि जिन ममालिक में सबसे बेहतरीन काम किया गया। आज भी सुबह एक मैं पढ़ रहा था कि एक आर्टिकल छपा हुआ है इंटरनेशनल के फिलीपींस की हुकूमत अगर सीखना चाहती है किसी से तो पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है। इस सब को देखते हुए हमने अभी तक कुछ महदूद ऐसी माशी सरगर्मियां थी, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनको अभी तक हमने बंद रखा हुआ था। तो आज एनसीसी ने फैसला किया है और इसके लिए पिछले एक हफ्ते से मुशावरत चल रही थी, सूबों के साथ भी मुशावरत हुई और फिर एनसीओसी के अंदर इन रिकमेंडेशन को, सिफारिशात को सामने रख के बहस मुबाहिसा करके फाइनल किया गया था। आज वो एनसीओसी की रिकमेंडेशन जो हैं वो सिफारिशात एनसीसी के सामने रखी गई और एनसीसी ने जो फैसले किए हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या फैसला किया गया। जी, सबसे पहले तो तालीमी इदारे, तो जो पहले जिस तरीके से बात की गई थी कि 15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलकर एक आखिरी दफ़ा करेंगे। और आज सुबह हमने एनसीओसी में आए हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर भी वहां पे थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो यही कहा गया है कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज को, वजारतों को बड़ा क्लोजली आपस में वर्क करके जो दुनिया में इस वक्त स्कूल खोलने, तालीमी इदारे खोलने से जो लर्निंग्स आ रही हैं उनको सामने रखते हुए हिकमत अमली अपनी फाइनल करनी है। लेकिन इस वक्त तक यही इरादा है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसको कहते हैं, रेस्टोरेंट, कैफेज जो हैं, इसके दायरे बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनकी उजरत का भी मामला था और एक बड़ी तादाद में मुलाजमत जिस शोबे में मिलती है उसकी हालात भी मुश्किल के अंदर थे। तो आज ये भी फैसला किया गया कि जो रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह हैं ये आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ भी और अंदर भी यहाँ पे इंतज़ाम है, वहाँ पर 10 अगस्त तक इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगले 2 से 3 दिन के अंदर इनके एसओपी जो हैं वो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से टूरिज्म उन इलाकों के अंदर होती है जहाँ पर और आमदनी के जो मौके हैं वो कम पाए जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर ज़राअत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर पाकिस्तान में ये टूरिज़्म जो होती है वो हमारे जो शुमाल में पहाड़ी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। तो वहाँ पे बड़ी डिमांड थी और वहाँ पे क्योंकि इस पे पहले SOPs पे काम कर दिया गया था, तो ये जो है टूरिस्ट इलाके जो हैं और उनके होटल्स वगैरह जो हैं इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। फिर हमारा जो रिक्रिएशनल सेक्टर है, सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। और ये जितनी भी जगह मैं बता रहा हूँ इन सब के बड़े तफसीली हिदायत मुरतब की जा रही हैं, इनके SOPs डेवलप किए जाएंगे और काम जो है इनको करना होगा उन SOPs के मुताबिक। खेलों का नौजवानों को एक बड़ी ज़ाहिर इस बात की भी परेशानी है कि उनको खेलों का
جو مواقع ہیں اس کے اندر قدغن ہے. تو جو نان کانٹیکٹ سپورٹس یعنی جس میں جسمانی ٹکراؤ نہیں ہوتا, یعنی جسمانی ٹکراؤ والی کیسی کون سی ہیں جی؟ کبڈی ہے, کشتی ہے, رگبی ہے, باکسنگ ہے. اس قسم کی سپورٹس کے علاوہ جو باقی سپورٹس جو ہیں ان کی اجازت دے دی جا رہی ہے. ایونٹس بھی آرگنائز کیے جا سکتے ہیں لیکن آڈینس کے بغیر. تو اسپیکٹیٹرز کو اسٹیڈیم میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی, لیکن ٹورنامنٹس اور یہ سب جو ہے میچز وغیرہ ان کو آرگنائز کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو انڈور سپورٹس کلبز اور انڈور جمز جو ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے 10 اگست سے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ 10 اگست سے کھل جائیں گی. پھر ہمارا ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے جی. ٹرانسپورٹ میں ایئر ٹریول, روڈ ٹریول جو ہے, ریلویز جو ہیں, ان سب کو جو ہے دو مختلف نوعیت کی یہاں پر ریسٹرکشنز تھیں, قدغن لگی ہوئی تھیں. ایک تو یہ کہ کتنی ٹرینیں چل سکتی ہیں, کتنے فلائٹس آپریٹ کر سکتی ہیں, اور دوسرا کہ وہ کس ٹرین اسٹیشن تک جا سکتے ہیں اور کن ایئرپورٹس تک وہ جا سکتے ہیں. تو یہ جو قدغن ہے یہ ختم کی جا رہی ہے, یعنی ایئر لائنز اور ریلوے جو ہے وہ فری ہوگی. کسی بھی ریل اسٹیشن پہ وہ اپنی گاڑیاں لے جا سکتے ہیں, اور جو ان کی نارمل جتنی بھی ٹرینز ہیں, ریل کارز ہیں, ریل گاڑیاں ہیں, وہ ان کو چلا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایئر لائنز جو ہیں وہ تمام اپنی فلائٹس جو ہیں وہ اپنی کمرشل نیڈز کے مطابق آپریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور کسی بھی ایئرپورٹ پہ بھی وہ فلائٹس لے جا سکتے ہیں. لیکن ٹرین کے اندر بھی اور جہاز کے اندر بھی جو اس وقت ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے, یعنی کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, سیٹ چھوڑ کے سیٹ ہوگی, یہ جو بندش ہے یہ ستمبر کے آخر تک جاری رہے گی. اور اس وقت دوبارہ صورتحال کو ریویو کر کے اس وقت آئیڈیا یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے پھر وہ بھی نارمل کر دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا. لیکن اس وقت تک یہ فیصلہ ہے کہ 30 ستمبر تک وہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ جاری رہیں گی. روڈ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی, اس کو بھی کھولا جا رہا ہے. تمام جتنی بھی بندش تھی وہ ختم کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ یہ اس کی بھی ایس او پی ڈیفائن ہوگی. خاص طور کے اوپر جو ہماری میٹرو اور دوسرے ایسی بسز ہیں اس میں کھڑے ہو کے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں تفصیل میں ٹیکنیکل نہیں جانا چاہتا, لیکن بہت جو خطرہ ہے اس کا فرق ہے پیسنجرز بیٹھ کے اس میں ٹریول کر رہے ہوں یا وہ اس میں کھڑے ہو کے ٹریول کر رہے ہوں. اور بھی اس کے علاوہ جو ایس او پیز ہیں وہ بھی ڈیفائن کر دی جائیں گی, اور یہ بھی جو ہے یہ 10 اگست سے کھول دیے جائیں گے. پھر میرج ہالز, یہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے. تو وہ بھی ہم اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں کہ 15 ستمبر سے میرج ہالز کھولے جا سکتے ہیں. ہوٹلز بھی جو ہیں وہ شادی کے فنکشنز کر سکتے ہیں, اور اس میں کچھ تو ویسے بھی ہم سٹیگر کرنا چاہتے تھے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں میں اس کے بعد میں تھوڑا سا تفصیل میں بتاؤں گا, لیکن یہ جو ہے اس کو 15 ستمبر سے کھولا جا رہا ہے. بزنس سینٹرز, ایکسپو ہالز, سپاز, بیوٹی پارلرز وغیرہ جو ہیں وہ تمام ان کو بھی کھولا جا رہا ہے 10 اگست سے. جو ہمارے مزار ہیں بزرگوں کے, ہماری جو ہستیاں ہیں جن کے پاس لوگ عقیدت کے لیے, حاضری کے لیے جاتے ہیں, دعا کے لیے جاتے ہیں, ان کو بھی تمام کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, کھولا جا رہا ہے. اگر وہاں پر کوئی ایسا بڑا مثلاً کوئی عرس ہو رہا ہے جس پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آنے ہیں, تو وہ پھر پروونشل جو صوبائی انتظامیہ ہے اس سے پہلے پرمیشن ضرور لینی ہوگی, اور اس کے خصوصی طور کے اوپر کووڈ کے جو احتیاط کے ایس او پیز بنائے جائیں گے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا. اور آخری چیز یہ کہ پلین رائڈنگ, یعنی جو موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں, اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اس کے ایس او پیز کے ساتھ, اور وہ بھی الاؤ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو اوقات کار تھے مارکیٹس کے کھلنے کے, دکانوں کے کھلنے کے, اور جو ہفتے میں چھٹی والا معاملہ تھا, وہ جو کووڈ آنے سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی, کیونکہ وہ مختلف شہروں کے اندر, مختلف صوبوں کے اندر وہ مختلف تھی, وہ جو بھی ان کی نارمل آپریشنز کا
दायरा कार था, चाहे वो छुट्टी के दिन का मामला हो या वो उनके औकात कार से मामला हो के मामलात हो, वो उसी पुराने सिस्टम पर रिवर्ट किया जा रहा है। जो कोरोना की वजह से इनके औकात कार और दिन जिन पे वो काम कर सकते थे वो पाबंदी खत्म की जा रही है। ये सब हम कर तो रहे हैं और आपको बताया कि ये करने के लिए जो सूरत हाल पैदा हुई जिसकी वजह से हमें यह मौका मिल रहा है, और ये बहुत सारे दुनिया में ममालिक हैं जहां पे आज भी ये मौका नहीं है, क्योंकि सूरत हाल जैसे मैंने अपने खित्ते की बात की इसी तरीके से आपको बताया अमेरिका में, मैक्सिको में, ब्राजील में, यूरोप में बहुत सारे ममालिक जहां बेहतरी हो गई थी वहां दोबारा स्पाइक नजर आनी शुरू हो गई है। यूके के अंदर हम यही देख रहे हैं, हमें जापान में नजर आया है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर नजर आया है, स्पेन के अंदर केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए, इवन चाइना के अंदर आपने देखा था कि जहां बिल्कुल खत्म हो गया था वहां पे केसेस दोबारा आ गए, हांगकांग के अंदर केसेस बढ़ने शुरू हो गए। तो खतरा टला नहीं है। बेहतरी इसलिए हुई है कि एक मरबूत लाए अमली के साथ काम किया गया, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी थी, उसको हमारी इंतज़ामी जो मशीनरी है सूबों की उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड के ऊपर। एनसीओसी एक उसका समझें आप एक नर्व सेंटर के तौर पे काम करता रहा, रोजाना की बुनियाद के ऊपर सूरत हाल को देखकर फैसले करते रहे, और जहां जहां जैसे जैसे स्ट्रैटेजी तब्दील करने की जरूरत पड़ी वो भी हम करते रहे। लेकिन ये इस वजह से और अवाम ने भी साथ ताउन किया। मैं बार बार ये बोलता हूं कि अवाम के ताउन के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। तो ये आपकी कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें आप जीत गए, अब आप 7 विकेटों से मैच जीत गए, मैच खत्म हो गया। ये जारी है सिलसिला। जहां बद एहतियाती शुरू हुई, जहां या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कमजोर पड़ गई, इंतजामी मेहनत जो है उसके अंदर हमें कमी नजर आने की शुरू हुई, या सबसे ज्यादा ताकतवर अगर अवाम के रवैयों के अंदर हमें तब्दीली नजर आई, एक मनफी तब्दीली नजर आई, तो ये जो बेहतरी नजर आई है ये खुदा ना खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। और अगर वो सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वही दोबारा एक सिलसिला बंदिशों का, रोजगार के ऊपर उसके जो असरात होते हैं वो सब हम अब तो उससे गुजर चुके हैं। तो अब हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ दह चीज होती है और उससे कितना नुकसान होता है। तो इस अपील के साथ ये एनसीसी ये फैसले कर रही है और इस इदराक के साथ ये फैसले कर रही है कि ये जो सेक्टर्स जो बाय डेफिनेशन जाहिर है ये सबसे ज्यादा खतरा रखते थे, ये वो एक्टिविटीज हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जिनको हम आज खोलने का ऐलान कर रहे हैं। आज से लेके अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर जो खुलेंगे ये वो हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा खतरा मौजूद है, इसलिए ये सबसे आखिर में फैसले किए जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक दफा दोबारा अपील करता हूं कि आपने अब पहले से ज्यादा एहतियात करनी है। अब तो हमें तजुर्बा भी हो गया, अब तो हम सीख भी गए हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो ये मास्क पहले पहनता था, मुझे आधे घंटे के अंदर ऐसा लगता था कि मेरा सांस रुक रहा है। अब मैं दिन में 8-8, 10-10 घंटे ये मास्क पहन के बैठा रहता हूं, क्योंकि हमारी तो मीटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, बंद कमरों के अंदर होते हैं। तो अब तो हमारे लिए ये ज्यादा मुमकिन होना चाहिए कि हम इस पे कर सकें। आखिरी चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा, आगे 14 अगस्त आ रही है, उसके लिए भी खुसूसी हमारे इंतजाम हो रहे हैं, अहकामात गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं कि किस तरीके से आज़ादी का दिन है। जाहिर है हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि उसको पुरजोश तरीके से मनाए। हम इस 14 अगस्त को मनाना भी चाहते हैं और अपने दिल के मुताबिक मनाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये खतरा भी चल रहा है तो उसको हमने सामने रखते हुए कैसे करना है। और उसके बाद आगे आ रहा है मुहर्रम, उसके ऊपर तो खास तौर पे हम उलमा के साथ मिलके उसकी SOPs भी बनाई जा चुकी हैं मुशावरत के बाद। और जैसे जैसे हम मुहर्रम के करीब आएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मीडिया के ऊपर भी और इन तमाम चीज़ों की जो मालूमात हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको आवाम तक पहुंचाने का भी भरपूर तरीके से काम किया जाएगा। तो आखिर में एक दफ़ा फिर मैं ख़त्म करता हूँ, इख्तिताम करता हूँ आप सबसे शुक्रिया के साथ। इस वक्त दुनिया जो है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, दुनिया देख रही है पाकिस्तान को, दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो वाकई एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया सबक हासिल कर सकती है। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि इस कामयाबी के जो हीरो हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो आप हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वजीर असद उमर